हेलो एवरीवन, आई एम पलक चौधरी। वेलकम बैक टू दिस प्लेटफॉर्म। इससे पहले लेक्चर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को बहुत डिटेल में। हमने अरेंजमेंट देखा, बहुत सारी नई टर्म्स उससे रिलेटेड समझी। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SHE भी कहा जाता है। तो देखो, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है। इससे पहले जैसे हमने देखा था कि जब भी हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं, है ना, हाफ सेल के दो कॉम्बिनेशन बनाते हैं, कैनोड एक कैथोड, तो जब उनका कॉम्बिनेशन से हमें एक प्रॉपर सेल मिलता है, उस सेल का जब हमें सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन लगाते हैं E राइट माइनस E लेफ्ट। मतलब क्या है, E कैथोड माइनस E एनोड। ठीक है, तो ये हम लगाते हैं। ये इक्वेशन लगाने से हमें क्या होता है, पूरे सेल का ओवरऑल जो सेल पोटेंशियल है वो मिल जाता है। ठीक है भाई, लेकिन अब सवाल ये बनता है कि अगर मुझे सिर्फ कैथोड का सेल पोटेंशियल निकालना है, दोनों के कॉम्बिनेशन से जो सेल बन रहा है वो हम निकाल लेंगे कि E राइट माइनस E लेफ्ट कर दो। मतलब कैथोड में से एनोड के क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को माइनस कर दो तो हमें पूरे सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिल जाएगा। लेकिन मुझे सिर्फ कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे मिला, सिर्फ एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे मिला। जैसे देखो क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है E नोट ऑफ सेल निकालने का, मतलब सेल का पोटेंशियल निकालने का क्या होता है, E राइट माइनस E लेफ्ट। ठीक है, मतलब क्या है, E राइट साइड में हमारा क्या होता है, रिडक्शन वाली चीज हो रही होती है, मतलब कैथोड होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो अगर हमारा एक अरेंजमेंट है जिसमें हमने दो चीजें लगा रखी हैं, कैथोड एक एनोड, मुझे उस सेल का पूरे का सेल पोटेंशियल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, कैथोड के सेल पोटेंशियल में से, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में से एनोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को माइनस कर देंगे। ठीक है भाई, समझ गए हम ये बात। लेकिन कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मुझे कैसे मिलेगा, एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मुझे कैसे मिलेगा। तो जो हमें सिर्फ उनका अगर हमें निकालना है तो हमें कैसे पता चला, मतलब क्या बोलते हैं, एनोड का और कैथोड का अलग अलग सेल पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें कैसे पता चला। तो वहां पे हमारे काम आता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE। तो क्या होता है SHE? SHE एक हाफ सेल की तरह काम करता है। ठीक है, तो इसकी मदद से हम किसी भी दूसरे हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता कर पाते हैं बहुत इजीली। अब देखो क्या है, तो जैसे हमने ना, इसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हम प्लैटिनम की एक इलेक्ट्रोड लेते हैं, उस प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के अंदर हम हाइड्रोजन गैस को डालते हैं। हाइड्रोजन गैस, अब प्लैटिनम क्या करता है, उस हाइड्रोजन गैस को अब्जॉर्व कर लेता है। अब जितना हाइड्रोजन गैस वो अब्जॉर्व कर सकता है अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग वो करता है, और बाकी का हाइड्रोजन गैस H+ आयन बन के कहाँ पे, इस सॉल्यूशन के अंदर, जो कि एक एसिडिक सॉल्यूशन है, उसके अंदर लिबरेट हो जाता है। तो ये है अपना स्ट्रक्चर अरेंजमेंट कि SHE का अरेंजमेंट क्या होता है कि हम एक अपना प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड लेते हैं, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस को डालते हैं, प्रेशर 1 बार रहता है, मतलब स्टैंडर्ड प्रेशर पे हम हाइड्रोजन गैस उसके अंदर डालते हैं, वो उस हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्व करता है, और जो रिमेनिंग गैस है उसको वो H+ आयंस में बना करके उस एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर लिबरेट कर देता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, प्लैटिनम जो सॉलिड फॉर्म में है, हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में है, और H+ फॉर्म हो रहा है जो एक्वस में है। ये है हमारा SHE का सेल रिप्रेजेंटेशन कि आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे। ठीक है, अब देखो कहानी क्या होती है, मतलब कैसे हम SHE की मदद से, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद से बाकी हाफ सेल का कैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन SHE का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है हर किसी भी टेम्परेचर पे, वो हमेशा होता है 0। कितना होता है, 0। मतलब आप इस सेल को किसी भी टेम्परेचर पे रखो, किसी भी टेम्परेचर पे, किसी भी अरेंजमेंट में, कैसे भी आप रख लो, इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको मिलेगा हमेशा वो कितना मिलेगा, 0 वोल्ट मिलेगा। मतलब इसका कितना है, 0 वोल्ट है। अब क्या करते हैं हम, अगर मुझे किसी दूसरे हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं, उसको इसके साथ मिला करके अरेंजमेंट बना करके कंप्लीट सेल बनाते हैं। मान लो मेरे पास एक एनोड है ना, हाफ सेल है जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब वो एनोड की तरह बिहेव करेगा, तो उसको हम क्या करेंगे, इसके साथ में लगा करके एक अरेंजमेंट बनाएंगे और प्रॉपर सेल बना लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम वहां से, क्योंकि इसका तो कितना है, इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, 0, तो हमें दूसरे वाले का कंपेयर करके पता चल जाएगा। ठीक है, ऐसे आप मान सकते हो, मान लो हमें किसी भी चीज का, सपोज एक हाफ सेल है और हम उसमें हमारा एक एलिमेंट है X, ऐसे हम लेट कर लेते हैं कि एक हाफ सेल है जिसमें एलिमेंट हमारा कितना है, X है। अब उसका हमें क्या निकालना है, उसका हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ।
तो हमारे पास एक हाफ सेल है, ऐसे ही हम एज्यूम कर रहे हैं x है, उसका हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। तो हम कैसे करेंगे, तो हमने उसको इसके साथ लगा दिया, ठीक है। इसको हमने एनोड बनाया, इसको हमने क्या बनाया, एनोड बनाया। और ये ध्यान रखना कन्वेंशन के हिसाब पे जब भी हम SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लेते हैं तो हमेशा इसे एज एनोड लेते हैं, ठीक है। तो एनोड के रूप में हमने ये लिया और इसके साथ हमने एक अरेंजमेंट कर दिया और क्या लगा दिया, वही जो हमारा पूरा इलेक्ट्रोड है जिसमें हमारा क्या बोलते हैं, यहाँ पे सेल होगा और उसमें इलेक्ट्रोड डिप होगी, x मान रहे हैं, y मान रहे हैं, कुछ भी मान लो, वो हमने यहाँ पे लगा दिया, अरेंजमेंट उसका बन गया। अब हमें निकालना क्या होगा, अब हम लगाएंगे अपना E सेल इज इक्वल्स टू वही फॉर्मूला जो हमने भी पढ़ा है, क्या होता है, E कैथोड माइनस E एनोड, है ना। तो क्या आ जाएगा, E कैथोड माइनस E एनोड। स्टैंडर्ड कंडीशन पे निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, अब हमें क्या करना है, तो देखो उस पूरे अरेंजमेंट में क्या होता है, जैसे इससे पहले भी हमने डायग्राम देखा था, तो उसमें हम क्या लगाते हैं, वोल्टमीटर लगाते हैं। मान लो हमने यहाँ पे अपना ये लिया, SHE ले लिया, यहाँ पे हमने अपना दूसरा जो भी हमारा अरेंजमेंट है हाफ सेल का जिसका हमें निकालना है वो लिया, दोनों को हमने साथ में मिला करके एक सेल बना दिया, कॉम्बिनेशन बना दिया, और यहाँ पे हमने एक वोल्टमीटर लगा दिया। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, करंट फ्लो करना शुरू करेगा, तो वोल्टमीटर क्या करेगा, वोल्टेज कैलकुलेट करके हमें बता देगा। तो वो जो वोल्टेज होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे, है ना, ई सेल, वो वोल्टेज हम कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। और कैथोड का वोल्टेज हमें निकालना है, वही हमें निकालना है, और एनोड का वोल्टेज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें ई नोट सेल इज इक्वल मिल जाएगा ई नोट कैथोड के, ई नोट कैथोड के। मतलब क्या होगा यहाँ पे कि हमारा जो वो कैथोड है जिसका हमें निकालना है उसका सेल पोटेंशियल किसके बराबर आ जाएगा, उस पूरे सेल के बराबर आ जाएगा। और उस सेल का हमें कैसे पता चलेगा, वोल्टमीटर से पता चल जाएगा। तो बेसिकली इतने उसमें हमें मतलब ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना हम समझेंगे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये एक हाफ सेल होता है जो एनोड और कैथोड दोनों की तरह बिहेव करता है, और इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है एट ऑल टेम्परेचर वो कितना होता है, 0 होता है। इसका इस्तेमाल हम करते हैं किसी भी दूसरे हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए। कैसे निकालते हैं, तो उसको इसके साथ में अरेंज करके अपना सेल बनाते हैं और वहां से हम क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्यों, क्योंकि भाई इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हमेशा कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो हमें ईजिली मिल जाता है अपने कैथोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। अब कुछ बातों का ध्यान रखना कि जब भी हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको एज अ एनोड हम यूज करते हैं। अब वहां पे कन्वेंशन की कोई दिक्कत नहीं है, हम हमेशा इसको एज एनोड लेकर के काम करते हैं और जो भी दूसरे का हमें निकालना है उसको हम कैथोड मान लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। अब देखो इससे हमें मान लो यहाँ से हमें ये निकल कर आया है ना, ई सेल हमें मिल गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा ये 2 हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव वैल्यू हमें मिल सकती है या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हमें नेगेटिव वैल्यू मिल सकती है। अब अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इससे हमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट बातें पता चलती हैं। अगर आपकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आ रही है, ठीक है, तो उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है कि स्पीशीज इज मोर स्टेबल देन हाइड्रोजन। इसका मतलब ये है कि वो जो भी चीज जिसका आप निकाल रहे हो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो हमारे हाइड्रोजन से ज्यादा स्टेबल है। मतलब इसके साथ हमने जिस भी दूसरी चीज का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला है और अगर उसकी वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ रही है तो इट मींस वो जो भी दूसरा हमारा हाफ सेल है, वो जो भी सब्सटेंस है उसका जो मतलब उसकी स्टेबिलिटी क्या है, हाइड्रोजन से ज्यादा है, ठीक है। दूसरा, इट रिड्यूसेस इजिली देन H+, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहले तो वो ज़्यादा स्टेबल है हाइड्रोजन से अगर पॉजिटिव वैल्यू है, दूसरा वो H+ से मतलब हाइड्रोजन से जल्दी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस होने का मतलब क्या होता है, रिड्यूस होने का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन गेन कर लेना, है ना। इलेक्ट्रॉन गेन करना मतलब रिड्यूस हो जाना। तो जितनी जल्दी H+ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा हाइड्रोजन बनाने के लिए, उससे जल्दी हमारा जो भी स्पीशीज है वो उससे जल्दी रिड्यूस हो जाएगी, मतलब वो फटाफट इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगी एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव है अगर हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो क्या कहानी हो रही है। अब बात करते हैं नेगेटिव पोटेंशियल की। तो जब भी हमारा नेगेटिव पोटेंशियल होता है तो उसका मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन इज मोर स्टेबल देन द स्पीशीज, मतलब बिल्कुल इसका उल्टा है। अगर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव मिल रहा है इसका मतलब वो
जो स्पीशीज़ है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन अगर हमें स्टैंडर्ड पोटेंशियल नेगेटिव मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो हाइड्रोजन है वो ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, अगर पॉजिटिव मिल रहा है तो जिसका मिला है वो ज़्यादा स्टेबल है। मतलब ऐसे मान के चलते हैं कि हमारे पास कोई एक सब्सटेंस है, उसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया है, मान लेते प्लस 1.34 वोल्ट आया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जिस भी कंपोनेंट का, चाहे कॉपर का, चाहे किसी भी इलेक्ट्रोड का, जिसका भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये हाइड्रोजन से ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, दूसरा, ये हाइड्रोजन से जल्दी क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। मतलब ये रिड्यूस फटाफट हो जाएगी। ठीक है, ओके। दूसरा, अगर हमें नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, नेगेटिव मान लो अगर हमें मिली -1.41 वोल्ट मिल गई, किसी भी सब्सटेंस का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें कितना मिल गया? -1.41 वोल्ट। तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि हमारा हाइड्रोजन ज़्यादा स्टेबल है। ये जो स्पीशीज़ है ये इतनी स्टेबल नहीं है, बल्कि हाइड्रोजन ज़्यादा स्टेबल है। और दूसरा, ये ऑक्सीडाइज आसानी से हो जाएगा। इसको रिड्यूस होने में टाइम लगेगा, रिड्यूस नहीं होगा ईजिली, लेकिन ऑक्सीडाइज बहुत ईजिली हो जाएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है, बहुत आसान है। बस इतना आप ध्यान रख लो कि अगर पॉजिटिव मिल रहा है तो पॉजिटिव का मतलब है कि वो जल्दी रिड्यूस हो जाएगा H+ से, और अगर हमें नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिल रहा है तो इसका मतलब है कि वो H+ के मुकाबले बाद में रिड्यूस होगा, और रिड्यूस बाद में होगा, इसका मतलब वो ऑक्सीडाइज जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की कहानी। अब इसके बाद देखते हैं नर्स्ट इक्वेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का। नर्स्ट इक्वेशन हमें क्या बताती है? तो जैसे इससे हमने पहले देखा था कि जब हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम निकालते हैं तो हम क्या इक्वेशन लगाते हैं? हम लगाते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए, ई ऑफ सेल निकालने के लिए क्या होता है? ई राइट माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट। लेकिन ये जो इक्वेशन है ये हमें क्या बताती है? ये हमें स्टैंडर्ड ईएमएफ बताती है। मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो सेल पोटेंशियल है वो हमें पता चलता है इससे। वॉट इफ हमारे पास कंडीशन स्टैंडर्ड ना हो, हमारा प्रेशर, टेम्परेचर और जो कॉन्सेंट्रेशन है वो स्टैंडर्ड ना हो, तब अगर हमें ये निकालना है, सेल पोटेंशियल निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? क्योंकि ये इक्वेशन तो हमें सिर्फ क्या बता रही है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर, स्टैंडर्ड प्रेशर पर, स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन पर, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशंस पर क्या होगा सेल पोटेंशियल, वो हमें बड़े ईजिली इससे पता चल जाता है। लेकिन अगर हमारी जो कंडीशंस है वो स्टैंडर्ड ना हो, कॉन्सेंट्रेशन हमने कुछ मतलब 1 मोल से आगे पीछे हमारा हो, टेम्परेचर कुछ और हो, प्रेशर कुछ और हो, तब हमारा कैसे हम निकालेंगे वो हमें बताती है नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो देखो कैसे पता चलता है हमें नर्स्ट इक्वेशन से। हम मानते हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन है, ऐसा मान लेते हैं Mn+, ये एक्वस फॉर्म में है, और यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन गेन करे, सपोज n इलेक्ट्रॉन इसने गेन करे, और हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया M सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, ये हमारी एक जनरल इक्वेशन है। बेसिक हमने एक इक्वेशन दे रखी है कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, मतलब सॉरी कोई भी स्पीशीज है, उसने इलेक्ट्रॉन लेकर के मतलब उसका रिडक्शन हो गया और ये बना लिया। ठीक है, तो ये एक बेसिक रिडक्शन रिएक्शन हमें दे रखी है, जनरल रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं। अब देखो नर्स्ट इक्वेशन हमें कैसे बताएगी इसका सेल पोटेंशियल, क्या इक्वेशन होती है? तो देखिए ये होती है ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस RT NF ln M solid अपॉन Mn+ इक्वल, इनका आ जाएगा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन। ये क्या है भाई? इस इक्वेशन को ध्यान से समझो, ये है नर्स्ट इक्वेशन। क्या है नर्स्ट इक्वेशन? कि ई सेल मतलब सेल का पोटेंशियल, ये जो ई सेल है मतलब सेल पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस की बात नहीं हो रही है, किसी भी रैंडम टेम्परेचर पे प्रेशर पे अगर हम निकाल रहे हैं तब, तो ई सेल हो गया हमारा सेल पोटेंशियल एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। ई नोट सेल क्या है? ये है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जो हम निकालते हैं। इससे पहले जो हमने फॉर्मूला देखा वो वाला स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ई नोट सेल हो गया, माइनस R क्या है? R होता है गैस कांस्टेंट। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 8.314। और T क्या है अपना? टेम्परेचर। N क्या है? N होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, की इस रिएक्शन के दौरान देखो ये जो N है मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उसको कहा जाता है N। F क्या है? F होता है फैराडेज कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 96487। फिर उसके बाद आता है हमारे पास
ये हमारा है MS और MN प्लस एक्वस। ये क्या है भाई, ये है इनकी कॉन्सेंट्रेशन, मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन और इसका कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारे कॉन्सेंट्रेशन। ध्यान से समझ लो, ये नर्स्ट इक्वेशन है, क्या है, E सेल इज इक्वल्स टू E नोट सेल माइनस RT बाई NF LN, फिर आ जाएगा हमारा कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, दोनों स्पीशीज का। अब इसको देख लेते हैं एक बार। ई सेल क्या था, ये था हमारा सेल पोटेंशियल एट नॉन स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशंस। ई नोट सेल क्या है, ये है हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आर क्या है, गैस कांस्टेंट है। टी क्या है, टेम्परेचर है। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन। एफ क्या है, फेराडेज कांस्टेंट है। और ये हमारे पास क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, सॉलिड का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो कितना माना जाता है, 1। तो सॉलिड के कॉन्सेंट्रेशन को तो हम कितना मान लेंगे, 1। तो ये इक्वेशन हमारी कुछ ऐसी बन जाएगी, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस RT अपॉन NF LN 1 अपॉन MN प्लस, जो कि एक्वस फॉर्म में है, ये बन जाएगी, ठीक है। ये बन गई हमारी इक्वेशन। हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको सॉलिड दे रखा है तो उसका जो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा वो यूनिटी हो जाएगा, मतलब कि 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गई हमारी नर्स्ट इक्वेशन, जो कि हमें सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करने में हेल्प करती है एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस, ठीक है भाई, ओके। अब देखो इसको हम थोड़ा सा रिलेट करते हैं। इससे पहले यहाँ पे कॉन्स्टेंट की वैल्यूज और हम लिख लेते हैं, क्या क्या है हमारे पास। आर है गैस कॉन्स्टेंट, आर क्या है, आर हो गया गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हो जाएगी 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। टी हमारा टेम्परेचर हो जाएगा, एन हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो जाएगा, एफ क्या है, फेराडेज कांस्टेंट है, ये है फेराडेज कांस्टेंट, फेराडेज कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 96487 कुलाम पर मोल, कुलाम पर मोल। ये हो जाएगी हमारी एफ फेराडेज कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है। अब इससे पहले देखो, जो हमने अपना जो गैल्वेनिक सेल हमने पढ़ा है, जो हम इससे पहले देख चुके हैं, जिंक और कॉपर का अरेंजमेंट जो हमारा होता था, उसमें हम नर्स्ट इक्वेशन का यूज करते हैं। गैल्वेनिक सेल का सेल रिप्रेजेंटेशन क्या है जो हमने पढ़ा है, तो वो था Zn, और हमें मिलता था Zn2 प्लस, और इधर होता था Cu2 प्लस, और हमें मिलता था Cu मतलब कॉपर। अब हम क्या करेंगे, दोनों के लिए, जिंक के लिए और कॉपर के लिए, दोनों के लिए अलग अलग नर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे, ठीक है। तो लगाओ भाई, क्या है नर्स्ट इक्वेशन, भूलना नहीं है क्या होती है। पहले हम जनरल इक्वेशन ही लिख लेते हैं। क्या है अपनी इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस RT अपॉन NF LN 1 अपॉन MN, जो भी प्लस होता है अपना, ये हो गया, ठीक है। ये है हमारी नर्स्ट इक्वेशन। अब हम इसी इक्वेशन को Zn के लिए भी यूज करेंगे और इसी इक्वेशन को कॉपर के लिए भी यूज करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं जिंक के लिए। तो हमारा क्या बन जाएगा, E यहाँ पे आ जाएगा Zn2 प्लस से Zn, ठीक है, इज इक्वल हमें क्या मिलेगा, E नोट Zn2 प्लस से Zn माइनस RT अपॉन N देखो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है इसमें, देखो 2। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 2F LN 1 अपॉन, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, Zn2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम लगाएंगे कॉपर के लिए। तो क्या आ जाएगा, Cu2 प्लस Cu गिव्स E नोट Cu2 प्लस Cu माइनस RT बाय 2F LN 1 अपॉन Cu2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, ओके। अब एक बात बताओ, अगर हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो कैसे निकालोगे, बताना जरा। स्टैंडर्ड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, E नोट सेल इज इक्वल होता है हमारे पास E राइट माइनस E लेफ्ट। राइट साइड में हमारा क्या होता है, राइट में होता है कैथोड, है ना, E कैथोड माइनस E, या हम डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हैं, E राइट माइनस E
लेफ्ट। ठीक है भाई, ये हो जाएगा अगर हम स्टैंडर्ड निकालना चाह रहे हैं तो। अब इसके बाद क्या है, अगर हमें इसी को हम नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे लगाएं, ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपना ईएमएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ई सेल इज इक्वल्स टू, जो हमारा राइट है, राइट का मतलब क्या है, राइट का मतलब है हमारे पास है कॉपर वाला, मतलब हम Cu2+ में से इसको माइनस कर देंगे। हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Cu2+ Cu से हम माइनस कर देंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Zn2+ Zn, मतलब हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्यों कर रहे हैं हम, देखो हमने पढ़ा है ई अगर हम स्टैंडर्ड पे निकालते हैं तो ई राइट माइनस ई लेफ्ट होता है। अब उसी इक्वेशन को हम नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे लगा रहे हैं, तो हमारा ई सेल क्या हो जाएगा, ई राइट, राइट में हमारा क्या है Cu2+ है ना, माइनस ई लेफ्ट, लेफ्ट में हमारा क्या है Zn वाला, तो ये हमने लगा दिया। अब कुछ नहीं करना, बस इन दोनों इक्वेशंस की वैल्यू पुट करनी है। तो हम क्या करेंगे, ई सेल इज इक्वल्स टू ई, इसकी जगह पे हमने रखा अपना पूरा ये इक्वेशन सेकेंड, क्या है, ई नोट Cu2+ Cu माइनस RT/2F ln 1/Cu2+ माइनस ऊपर वाली इक्वेशन हम रखेंगे, क्या है वो, ई नोट Zn2+ Zn और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस RT/2F ln 1/Zn2+, ये हमें मिल गई। ठीक है, और अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम कर सकते हैं इसको और इसको एक साथ लिख देंगे, तो ई नोट Cu2+ Cu माइनस ये लिखा हमने ई नोट Zn2+ Zn, और हमें क्या मिल जाएगा, और हमें मिल जाएगा ये माइनस RT/2F ln 1/Cu2+ प्लस मिलेगा RT/2F ln 1/Zn2+ का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है भाई, ओके। अब हमें क्या करना है, अब हमको क्या करना है, देखो यहाँ पे देखो ये जो बना हमारा, ये इससे हमारा क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ई नोट सेल, और उसके बाद हमें क्या करना है, देखो RT/2F दोनों में है तो हमने कॉमन ले लिया, तो हमने माइनस RT/2F ले लिया कॉमन। अंदर क्या बचा, ये देखो यहाँ पे बचा सिर्फ ln 1/Cu2+। अच्छा, अब क्योंकि हमने माइनस बाहर ले लिया तो ये माइनस की जगह यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया। उसके बाद हमने यहाँ से भी RT/2F बाहर ले लिया, ये माइनस बाहर लिया है तो ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा ln 1/Zn2+। ठीक है भाई, ये हो गया। क्या करा हमने, RT/2F हमने कॉमन ले लिया माइनस का, जब माइनस का RT/2F कॉमन लिया तो यहाँ से देखो माइनस RT/2F बाहर चला गया, सिर्फ क्या बचा, ln 1/Cu2+ बचा। उसके बाद RT/2F बाहर गया, अब क्योंकि माइनस हमने बाहर लिया है तो ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, और यहाँ पे ln 1/Zn2+ बचेगा। अब क्या करना है, अब आगे इसको थोड़ा सा और सोल्व करना है हमें। हमारा ई सेल इज इक्वल हो जाएगा ई नोट ऑफ सेल, ये था ना, ई सेल बराबर ई नोट ऑफ सेल माइनस RT/2F, और हमारा ये क्या हो रहा है, देखो ये हमारा लोगैरिथम का एक क्या होता है, रूल हम कह सकते हैं, फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है कि अगर आपको ln m माइनस ln n दे रखा है, या x और y दे रखा है, मान लेते हैं ln x और ln y दे रखा है, तो इसको हमें कैसे लिख सकते हैं, ln x/y, मतलब ये जो माइनस वाली चीज़ दे होती है, y जो होता है ये अपोन में चला जाता है। वैसे ही यहाँ पे देखो हमें ये दे रखा है, माइनस ये दे रखा है, इसका मतलब ये Zn हमारा कहाँ आ जाएगा, अपोन में जाएगा, है ना। तो इसको थोड़ा ठीक करते हैं, तो ये बन जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ln, ये 1/Cu2+ तो ऐसे ही रहेगा 1/Cu2+, और ये जो है हमारा 1/Zn2+, ये कहाँ आ जाएगा, अपोन में, तो 1/Zn2+ आ जाएगा अपोन में। ठीक है, इसको थोड़ा सा और ठीक कर लेते हैं। ई सेल इज इक्वल हो जाएगा ई नोट सेल माइनस RT/2F ln, इसको जरा ठीक करो तो Cu2+ इधर आ जाएगा, Zn ऊपर पहुंच जाएगा, तो Zn2+ अपोन में Cu2+ आ जाएगा। ये आ गया हमारी नर्स्ट इक्वेशन, किसके लिए,
हमारे जो गैल्वेनिक सेल हमने पढ़ा है उसके लिए। अब देखो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, अगर हमें पूरा सेल का निकालना है, मतलब जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीजें हमें दे रखी है, तो जब भी आप नर्स्ट इक्वेशन लगाओगे तो ऊपर हम हमेशा क्या लिखेंगे, देखो Zn का यहाँ पे क्या हो रहा है, Zn का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो आप हमेशा ऊपर कॉन्सेंट्रेशन उस वाली स्पीशीज का रखोगे जिसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ये हमें जनरली ध्यान रखना है कि जब भी हम नर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे तो जो ऊपर हम लिखेंगे, ठीक है, ऊपर जो कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे वो कौन सी स्पीसीज का लिखेंगे, जिसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, और नीचे कौन सा वाले का कॉन्सेंट्रेशन लिखा जाएगा, जिसका हो रहा है रिडक्शन। ये बात ध्यान रखना, जब भी आपको पूरा एक सेल दे रखा है और नर्स्ट इक्वेशन आप वहां पे लगा रहे हो तो आप किसका कॉन्सेंट्रेशन ऊपर लिखोगे, किसका नीचे। तो जिसका भी हो रहा है ऑक्सीडेशन उसका कॉन्सेंट्रेशन हम हमेशा ऊपर रखेंगे, और जिसका हो रहा है रिडक्शन उसका कॉन्सेंट्रेशन हमेशा रखेंगे अपोन में, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और ठीक करो तो देखो ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, टी क्या है, टेम्परेचर हो गया, 2 ठीक है, ये यहाँ पे 2 की जगह हम अगर जनरल लिख रहे हैं तो n लिख लेंगे, f क्या है, फेराडेज कांस्टेंट है। अच्छा, ln को log में कन्वर्ट करोगे तो इसकी मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी 2.314 से, है ना। तो इन सारी चीज़ों को रख के r की वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पे, और क्या है, t की वैल्यू हम रखेंगे, f की वैल्यू हम रखेंगे, ln की वैल्यू, ये सारी वैल्यूज क्या है, कांस्टेंट है। जब ये सारी वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो ये पूरा कन्वर्ट किस में हो जाएगा, log में। ln को log में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और सारी वैल्यू रखने के बाद में हमें क्या मिलेगा, हमें जो हमारी मतलब जो r की वैल्यू, t की वैल्यू, ln को log में कन्वर्ट करने के लिए जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और f मतलब फेराडे कांस्टेंट की जो वैल्यू है, ये सारी वैल्यू रखने के बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0.059 अपॉन 2 की जगह मैं जनरल लिख रही हूँ तो n लिख रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हमें ln किस में कन्वर्ट हो जाएगा, log में, और ऊपर आप हमेशा लिखोगे ऑक्सीडेशन वाले का और नीचे लिखेंगे हम रिडक्शन वाले का कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो ये जो हमें इक्वेशन मिल रही है इसको आपको याद रखना है। नर्स्ट इक्वेशन हम जब भी सॉल्व करेंगे तो हम क्या याद रखेंगे कि ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन log ऑक्सीडेशन का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में रिडक्शन का कॉन्सेंट्रेशन। इसका हमें ध्यान रखना है, इसको आपको ध्यान रखना है। इस इक्वेशन को जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम इसका यूज करेंगे। अब क्यों, देखो आप चाहो तो ये वाली भी याद रख सकते हो, लेकिन क्या है वही, फिर जब भी आप सॉल्व करोगे तो हर बार आर की वैल्यू जो कि कांस्टेंट रहती है, टेम्परेचर जो कांस्टेंट है, फेराडेज जो ऑलरेडी कांस्टेंट है, मतलब नेचुरल लॉग को जब आप लोगैरिथम में चेंज करोगे तो आप जो वैल्यू रखोगे, तो ये सारी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो हर बार उन कांस्टेंट वैल्यू को आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और सोल्व करके हमेशा आपका आएगा 0.059 ही। तो उसको थोड़ा सोल्व करके हमने ऐसे लिख दिया ताकि हमारा जो भी न्यूमेरिकल है, जो कैलकुलेशन है, वो थोड़ी ईजी हो सके। तो इसलिए हमें ये वाली इक्वेशन ध्यान रखनी है। ये एक हमारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 3.1 क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये हमें रिएक्शन दे रखी है, कैलकुलेट इट्स ई सेल इफ ई नोट सेल इज 3.17 वोल्ट। मतलब क्या है कि हमें एक सेल दे रखा है जिसमें ये रिएक्शन हो रही है, ठीक है। क्या है कि मैग्नीशियम सोलिड 2 सिल्वर Ag प्लस, और इस समय क्या मिल रहा है, Mg2 प्लस और 2 Ag हमें मिल रहा है। तो एक सेल के अंदर ये रिएक्शन हो रही है, हमें इसमें पहले तो उस सेल को रिप्रेजेंट करके दिखाना है, मतलब सेल रिप्रेजेंटेशन करना है। दूसरा, हमें इसी सेल का क्या निकालना है, सेल पोटेंशियल निकालना है। अगर हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें कितना दे रखा है, 3.17 वोल्ट दे रखा है, तो दो चीजें हमें करनी है। सबसे पहले क्या है, जो हमें इक्वेशन दे रखी है उसको लिख लो यहाँ पे। तो क्या इक्वेशन है, Mg जो कि सॉलिड था, ये 2Ag प्लस, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन वहीं से हम देख लेंगे, ये नहीं लिख रहे हैं। और क्या है, क्या मिला हमें, Mg2 प्लस, और साथ में मिल गया 2Ag, ठीक है भाई। हमें सेल को रिप्रेजेंट करना है। अब देखो सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैंने बताया था। तो सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इलेक्ट्रोड लिखते हैं और जो भी उसमें रिएक्शन हुई है वो लिखते हैं, और दोनों हाफ सेल्स के बीच में 2 डबल वर्टिकल लाइंस हम लगाते हैं सेपरेट करने के लिए उनको, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हमें क्या लिखा जाता है, तो देखो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उधर हम क्या लिखते हैं, उधर हमारी होती है ऑक्सीडेशन वाली चीज। लेफ्ट में क्या लिखा जाता है, ऑक्सीडेशन। राइट में क्या लिखा जाता है, रिडक्शन। हमने पढ़ लिया ना, ये हम पहले ही सीख चुके हैं कि राइट हैंड साइड में हमेशा कैथोड मतलब रिडक्शन वाली चीज होगी, और लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा एनोड मतलब ऑक्सीडेशन वाली चीज होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, लेफ्ट में, लेफ्ट से हम लिखना शुरू करते हैं। तो लेफ्ट में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले
एनोड लिखेंगे तो देखो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अब मुझे देखकर बताओ ये मैग्नीशियम, ये Ag+, इसमें किसका ऑक्सीडेशन हुआ है? मैग्नीशियम Mg2+ बन गया। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाना। अब देखो मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन गए हैं तभी तो Mg2+ बना है, मतलब मैग्नीशियम का क्या हुआ है भाई, मैग्नीशियम का हुआ है ऑक्सीडेशन। और हम लेफ्ट हैंड साइड पे भी क्या लिखते हैं, ऑक्सीडेशन। मतलब हम पहले लिखेंगे Mg सॉलिड, फिर वर्टिकल लाइन, फिर आ जाएगा Mg2+। ये हमें बता रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड पे पहले मैग्नीशियम था, Mg2+ बन गया, मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। फिर हम डबल वर्टिकल लाइंस करते हैं, फिर ड्रॉ करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या लिखते हैं, राइट में क्या लिखते हैं, कैथोड। कैथोड मतलब जिसका हुआ है रिडक्शन। अब बताओ जरा रिडक्शन किसका हुआ है, तो देखो सिल्वर पहले प्लस था, अब सिर्फ सिल्वर बन गया, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो इसका मतलब इसका क्या हो गया, इसका हो गया रिडक्शन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2Ag+ और हमारा आ जाएगा 2Ag। ये हो गया हमारा सेल का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये क्या है, ये है हमारे सेल का रिप्रेजेंटेशन जो हमें करना था, जो हमसे पूछा था, रिप्रेजेंट द सेल। तो ये हमने कर दिया, सेल को रिप्रेजेंट। सेल को रिप्रेजेंट करना इससे पहले भी मैंने सिखाया है, बस ये ध्यान रख लेना, पहले लेफ्ट में हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन, राइट में हम लिखेंगे रिडक्शन। ऑक्सीडेशन कैसे पता करते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो वो ऑक्सीडेशन होता है। जब इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो ये ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन, दो वर्टिकल लाइन में बीच में खींच दी, ये हो गया सेल का रिप्रेजेंटेशन। दूसरा हमें क्या करना है, इसकी ई सेल मतलब सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। सेल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, नर्स्ट इक्वेशन से। लिखो भाई नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, तो ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस RT/NF/LN। ऊपर किसका कॉन्सेंट्रेशन आता है, ऑक्सीडेशन वाले का। अब बताओ जरा ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, यहाँ पे अभी अभी हमने देखा ऑक्सीडेशन हुआ है अपना मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम से Mg2+ बन गया। ठीक है, तो मैग्नीशियम में हमें देखो किसका, Mg2+ का कॉन्सेंट्रेशन ये दे रखा है। तो मतलब ऊपर हम क्या लिखते हैं, पहले ऐसे लिखते हैं Mg2+ का कॉन्सेंट्रेशन, अपोन में क्या आता है, रिडक्शन का कॉन्सेंट्रेशन। रिडक्शन किसका हुआ है, सिल्वर का हुआ है। तो नीचे हम क्या लिखेंगे, अच्छा यहाँ पे आएगा Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन। एक बात और ध्यान रखें, ये तो मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, क्या है कि जब भी नर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं ऊपर ऑक्सीडेशन वाले का कॉन्सेंट्रेशन, नीचे रिडक्शन वाले का। मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ है इसलिए Mg2+ का कॉन्सेंट्रेशन ऊपर, और सिल्वर का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है इसलिए Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन नीचे। अब देखो ये जो सिल्वर है ना, इस इक्वेशन में हमें Ag के आगे 2 लिखा हुआ है। अब जब भी ऐसा हो कि हमें 2 आगे लिखा हुआ हो तो हम जो भी सब्सक्रिप्ट, जो भी हमें वैल्यू दी हो 2, 3, 4, 5 कुछ भी, उसको हम क्या कर देते हैं, उसको हम इसकी पावर पे चढ़ा देते हैं। मतलब अगर 2Ag+ लिखा हुआ है तो हम कॉन्सेंट्रेशन कैसे लिखेंगे, Ag+ और उसकी पावर हो जाएगी 2। ठीक है, 2Ag+ का मतलब क्या हो गया कि 2 मोल हैं। अब हमें कॉन्सेंट्रेशन तो एक ही मोल का दिया होगा, 2 का है ना, हमें 2 का करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पावर बढ़ा देंगे। अगर यहाँ पे 3Ag+ होता तो यहाँ पे क्यूब हो जाता, 4Ag+ होता तो यहाँ पे पावर 4 आ जाती। ये ध्यान रखने की चीज है। ठीक है भाई, मैग्नीशियम पे हमने ऐसा क्यों नहीं करा, क्योंकि Mg2+ के आगे कुछ था ही नहीं, तो इसलिए सिर्फ Mg2+ का कॉन्सेंट्रेशन। अगर यहाँ भी 2 होता तो इसकी पावर भी हम क्या कर देते, बढ़ा देते, 2 कर देते। ठीक है, तो ये हो गई अपनी नर्स्ट इक्वेशन, वैल्यू पुट करो। अब देखो ये तो लिखने का हो गया, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोट सेल। ई नोट सेल की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 3.17 माइनस, यहाँ पे मैंने बताया था ना R मतलब गैस कांस्टेंट, T मतलब 298 केल्विन, क्या बोलते हैं Ln को लोग में कन्वर्ट करने के लिए, F मतलब फेराडेज कांस्टेंट। ये सारी वैल्यू रख के हमें कितना मिलता है, हमें मिलता है 0.059। ठीक है, और अपोन में बच जाता है N, और यहाँ पे हो जाता है log, और ये हो जाता है Mg2+ का कॉन्सेंट्रेशन अपोन में Ag+ कॉन्सेंट्रेशन, और इसका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, बताया था ये इससे पहले, सही है भाई। अब क्या करें, अब ई सेल इज इक्वल्स टू 3.17 माइनस 0.059। एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, 2। देखो 2,
यहाँ पे भी 2, तो n की जगह हम क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा log। Mg2+ का कॉन्सेंट्रेशन हमें कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है 0.130 और हमें क्या बोलते हैं सिल्वर का कॉन्सेंट्रेशन कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है 0.0001 और इसका हम कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, बस इसको सोल्व करना है, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। चलिए सोल्व करते हैं। ई सेल इज इक्वल्स टू 3.17 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से डिवाइड करो, क्या आएगा 0.02 टाइम्स 495 है ना, 0.0295, इसको डिवाइड करा 2 से। अब इधर लोग, अब देखो पूरी कहानी है इसको सोल्व करने की, इसको आपको सोल्व करना जाना चाहिए, आप पूरा आंसर सोल्व कर लोगे। तो क्या बचा, लोग 0.130 और अपोन में क्या है ये, इसको क्या लिख सकते हैं हम 1 2 3 4, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 10 की पावर -4 का स्क्वायर। ठीक है, ये है ना -4 आ रही है, तो 10 की पावर -4 का स्क्वायर। और ठीक करा इसको हमने, तो ई सेल इज इक्वल्स टू 3.17 0.0295 log 0.130, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 की पावर -8, 4 × 2 8 हो जाएगा। ठीक है भाई, और क्या करेंगे, ई सेल इज इक्वल्स टू 3.17 0.0295, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा log 0.130 माइनस log 10 की पावर -8। ये प्रॉपर्टी मैंने बिल्कुल अभी बताई थी, क्या था देखो, अगर ऐसे होता है तो उसको हम जो ये होता है उसको अपोन में लिख लेते हैं ना, ये हमने बताया था ना कि log x माइनस log y, तो log x अपॉन y हो जाता है, तो ये वही है log x अपॉन y है, तो इस 10 - 8 को मैंने माइनस log 10 - 8 ऊपर करके लिख दिया। अब चाहूँ तो मैं इसको यहीं पे सोल्व कर सकती थी, लेकिन क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इसको सोल्व कैसे करना है, सिंपलेस्ट हम कैसे कर सकते हैं, तो इसलिए मैं पूरा प्रोसेस करके दिखा रही हूँ कि भाई कैसे करेंगे। वैसे कई सारे तरीके हो सकते हैं, डायरेक्टली आप वहीं पे लोग की वैल्यू निकाल लो, पर हम कोशिश करते हैं इजी बनाने का इसको। तो अब आगे देखो, आगे हम करेंगे ई सेल इज इक्वल्स टू 3.17 0.0295, ये हम सॉल्व करना है हमें। यहाँ पे देखो log 0. ये हो गया। अब एक चीज और, अगर आपको कभी भी ऐसा दे रखा हो log m की पावर n, ठीक है, मतलब log कुछ वैल्यू और उसकी कुछ पावर, तो हम जो पावर होती है उसको आगे लिख लेते हैं, तो ये log m n log m बन जाता है। जैसे अगर मान लो मैंने आपको लिख दिया log 10 की पावर 4, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 को आगे लिख सकते हैं 4 log 10, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखो ये जैसा ये था वैसा ही तो ये है, बस यहाँ पे फर्क क्या है कि यहाँ पे -8 है, तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं -8 log 10, बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे log 10 की पावर 4 जो पावर है वो हम आगे ले आए और log 10 लिख दिया, वैसे ही log 10 की पावर -8, तो -8 हम आगे ले आए और log 10 हमने वैसा का वैसा लिख दिया। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा ई सेल इज इक्वल 3.17 माइनस 0.0295, यहाँ पे हो जाएगा log 0.130 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 log 10। अब इसको हमने सिंपलेस्ट कर लिया है, बस वैल्यू पुट करनी है और सोल्व करना है। तो करो ई सेल इज इक्वल्स टू 3.17 माइनस 0.0295 log 0.130, इसकी वैल्यू हमें मिलेगी -0.886, और यहाँ पे प्लस हमने लगाया 8 ऐसे ही लिखा। log 10 की वैल्यू होती है 1, तो 8 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा, है ना। ये 8 मल्टीप्लाई log 10 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये हो गया ऐसे। और सॉल्व करेंगे तो 3.17 माइनस 0.0295, अब क्या करेंगे देखो 8 में से 0.886 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 7.114 मिल जाएगा। थोड़ा और सॉल्व करो तो 3.17 माइनस इसकी और इसकी क्या होगी, अब मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई होने पर हमें मिलेगा 0.2098, और 3.17 में से 0.2098 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 2.96 वोल्ट। तो ये आ गया हमारा सेल
पोटेंशियल, ठीक है, ये जो सेल पोटेंशियल है ये आ गया। अब यहाँ पे देखो बिल्कुल मुश्किल नहीं है ये सवाल, क्यों? क्योंकि सिर्फ हमें नर्स्ट इक्वेशन लगानी है, सारी वैल्यूज हमें गिवन है, सोल्व करते जाना है। कॉम्प्लिकेशन कहाँ पे आएगी? जब हम लॉग को सोल्व करेंगे, लॉग को सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, वो आपको आना चाहिए। लॉग की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, कुछ 2-4 प्रॉपर्टी की, अगर पावर में है तो कैसे लिखा जाएगा या माइनस में है तो क्या कर सकते हैं, तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए तो लॉग को सोल्व करने के लिए। दूसरा, लॉग की जब भी, जैसे अगर हमें क्वेश्चन पेपर में अगर हमें सवाल दिया जाता है तो वहां पे लॉग की जो वैल्यू है वो हमें गिवन होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको कर रहे थे तो प्रोबेबली हमें लॉग 0.130 की वैल्यू पेपर में गिवन होगी। तो जब भी हम पेपर में हमें लॉग का कोई सवाल आएगा तो हमें उसकी जो वैल्यू है, जिस भी टर्म की हमें निकालनी होगी, लॉग की या एंटी लॉग की जो भी वैल्यू चाहिए होगी वो हमें पेपर में गिवन होती है। तो हमें ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये वैल्यू लॉग 0.130 की वैल्यू हमने कहाँ से लिख दी, कैसे लिख दी है, तो ये इजीली हमें पेपर में गिवन होती है। जब भी हमें बोर्ड में जो क्वेश्चन पेपर आता है तो जिस भी लॉग की आपको वैल्यू चाहिए वो उसमें पेपर में क्वेश्चन में मेंशन होता है, तो आप वहां से ये लिख लेंगे, ठीक है। ये हो गई हमारी नर्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी हो गया। अब आप, आई होप आपको समझ में आया है। नर्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड और भी 1-2 एग्जाम्पल्स ट्राई करके देखो, समझो, कोशिश करो कि इसको यूज कैसे करना है, क्योंकि इसका इस्तेमाल थियोरेटिकली इसका कोई यूज नहीं है, आपको न्यूमेरिकल ही मिलेंगे। इस इक्वेशन से हमें क्या मिलेंगे? न्यूमेरिकल ज्यादातर मिलेंगे, ठीक है। तो इसके न्यूमेरिकल जितने प्रैक्टिस आप कर सकते हो करिए। आई होप समझ में आया हो। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।